हमने देखा था प्री प्रोजेक्ट के अंदर दो तरह की चीज़ें हमारे पास आ रही थी सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंपोनेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू था। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू के अंदर हमने देखा था कि हम जब प्रपोजल सबमिट करवाते हैं उसका प्रपोजल का ड्राफ्ट कैसे बनता है, उस ड्राफ्ट बनने के दौरान हमें उसको रिव्यू कौन करता है, उसको रिव्यू करने के साथ उसके क्या क्या उसके अंदर फैक्टर्स आ सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उसके जो इश्यूज़ हैं वो क्या आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम ये हमारे पास रिस्क आ सकता है वो चीज़ें, फिर हम उन इश्यूज़ का सोल्यूशन देखते थे कि हमने उनको सॉल्व कैसे करना है और हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ हमने डिस्कशन पिछली क्लास के अंदर दो क्लासेस के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू से कर ली थी। फिर हम उसके बाद हमने कहा था जी प्री प्रोजेक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कंपोनेंट्स के अंदर जो सेकंड पार्ट था प्री प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एंड क्वालिटी प्लान्स, अब हम उसकी बात करेंगे। अब डेवलपमेंट एंड क्वालिटी प्लान से क्या मतलब है, ये क्या इसके लिए हमने क्यों इसके हमने अलग से किया। अब फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, इमेजिन करें कि आपका जो आपके पास आपको एक प्रोजेक्ट साइन हुआ, आप उस एक छोटे से प्रोजेक्ट या एक जो कॉन्ट्रैक्ट जिस प्रोजेक्ट का साइन हुआ आपको उसका हेड लगाया जा रहा है। ठीक है, अब आपको हेड लगाया गया, अब आपके लिए एक जिम्मेदारी आ गई, आपके ऊपर टाइम प्रेशर आएगा, आपके ऊपर टीम प्रेशर आएगा, आपके ऊपर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का प्रेशर आएगा। ठीक है, अब ये तो सारा कुछ आ गया और पहले दिन ही जब आपको प्रोजेक्ट साइन हुआ जिसके लिए आपने प्रपोजल बनाया था, जो अभी पिछला प्रपोजल आपने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में किया, आपको जी कंपनी कहती है कि आप अब इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। अब पहले दिन ही आपको वो कहते हैं कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है आपने इसको विद इन अ टाइम आपने इसको कंप्लीट करना है, और साथ साथ में वो ये कहते हैं और आपको पता है कि आपने वो जब प्रपोजल ड्रा किया था आप उसकी रिव्यू में टीम में थे, आप उसके बनाने वाले टीम में थे, आप उसके कॉन्टैक्ट करने वाले लोगों के साथ जो सब कॉन्टैक्ट्स हो रहे थे उस टीम में थे, आपको पता था, आपको लग रहा था कि आप ये प्रोजेक्ट आसानी से कर लोगे, आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में सब चीज़ें पता थी। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि आपने जो ठीक है आपको पता है कि आपने टाइम टेबल क्या था आपका, आपके स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या थी, आपके प्रोजेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट थी वो कौन सी थी, स्केजुअल डिज़ाइन रिव्यू क्या थे, उसके साथ जो डेवलपमेंट रिस्क थे, वो आपको उस प्रोजेक्ट के सब कुछ पता था। लेकिन अब कंपनी क्या कहती है कि आपको वो पता है लेकिन आपने क्या करना है, एक अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाना है। अब वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा डेवलपमेंट एंड क्वालिटी प्लान्स। अब आपने उस प्रोजेक्ट को जिसका आपने प्रपोजल सबमिट करवाया उसको आप डेवलप कैसे करोगे और उसके क्वालिटी को एश्योर करने के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं, आप उसके ऊपर आप चल के आप उसको डॉक्यूमेंट आपको असाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको बनाने का क्यों, ये बनाना क्यों ज़रूरी है, ये जो डेवलपमेंट क्वालिटी प्लान बनाना इसलिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ टाइमली कर सको और अपनी क्वालिटी को भी एश्योर कर सको अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यूज़ कस्टमर की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ तक। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके पास इसके नुकसानात क्या हैं, अगर आप डेवलपमेंट और क्वालिटी प्लान्स नहीं बनाते, हो सकता है आप टाइमली ना कर सको, लेकिन और आपकी कंपनी का बजट या आपकी कंपनी का साइज इस लिहाज से हो ही ना कि वो एक प्रोजेक्ट के जाने से वो उसका लॉस बर्दाश्त कर सके। हो सकता है आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, ये भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान आए। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप एक डेवलपमेंट और क्वालिटी का श्योर करने का एक प्लान डिज़ाइन करते हो और उसके अकॉर्डिंग आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, बेसिकली दो तरह की प्रॉब्लम अराइज होते हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को अराइज करने के लिए हमने उनको सम अप कर दिया। ठीक है, अच्छा ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम की क्लास के अंदर हमारी आज की कोशिश होगी कि हम ये चारों के चारों जो ऑब्जेक्टिव है हमारी आज की क्लास का हम इसको कवर कर लें, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले डेवलपमेंट प्लान एंड क्वालिटी प्लान ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट के क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव होंगे और क्वालिटी प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। सेकेंड एलिमेंट्स देखेंगे ऑफ द डेवलपमेंट प्लान, अब डेवलपमेंट प्लान के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, फिर इसी तरह एलिमेंट्स देखेंगे क्वालिटी प्लान के, क्वालिटी को एश्योर करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्लान्स होंगे। फिर डेवलपमेंट और क्वालिटी प्लान्स छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब आपकी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सब कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सारी चीज़ें आएंगी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा इनको स्टार्ट करने से पहले कि हमारे अब डेवलपमेंट प्लान के और क्वालिटी के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिटी प्लान की। सबसे पहले तो ये होगा कि एग्जामिन करेंगे
जो हमने प्रपोजल सबमिट कराया था उसको दोबारा से एक दफ़ा री एग्जाम करेंगे, एक दफ़ा से दोबारा से हम उसको रीड करेंगे, देखेंगे, उसको साथ के साथ अपडेट करेंगे इफ़ रिक्वायरमेंट अपडेट जो अपडेट है वो रिक्वायर्ड है। सेकंड, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो कम्प्रिहेंसिव होता है ना, ये बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव होगा इस जो हमने पहले प्रपोजल अप्रूव करवा लिया, ठीक है। स्पेशली किस लिहाज से, ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये थोड़ा सा होगा, इसके अंदर क्या आएगा, स्केड्यूल्स आएंगे, रिसोर्स एस्टिमेशन होगी डायरेक्ट, और डेवलपमेंट रिस्क एवेल्यूशन होगी, ठीक है। सेकंड, थर्ड अब हमारे पास क्या होगा, हम इसके अंदर एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड करेंगे। हो सकता है जो वो हमारे जो अप्रूव हमारा जो डॉक्यूमेंट था, प्रपोजल जो हमने करवाया था उसमें से वो मिस हो, ठीक है। हम वो एडिशनल चीज़ें भी इस डेवलपमेंट प्लान के अंदर ऐड कर लेंगे, जिसके अंदर हमने कहा था नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली होती है जो समटाइम्स कस्टमर को नहीं पता होता या क्लाइंट को नहीं पता होता। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो आपने खुद से ऐड करनी होती हैं, वो डेवलपर या सॉफ्टवेयर कंपनी की जिम्मेदारी होती है उन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को वो ऐड करेगा, ठीक है। फिर जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो तो आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं स्टार्ट करने में दौरान, उनके अंदर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर स्केजुलिंग की डिफ़िकल्टी होती है। स्केजुलिंग डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि हो सकता है आपको प्रोजेक्ट अगर एक मॉड्यूल पहले स्टार्ट करना था, अब उस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई रिसोर्स चाहिए था और वो आपका रिसोर्स किसी प्रायर प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करे, यानी प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर वो आपका काम करे, तो आपको यहाँ पे स्केजुलिंग के अंदर मसला आ सकता है। फिर पोटेंशियल स्टाफ शॉर्टेज है, आपके पास डेवलपर ही ना हो जिस तरह का आपको प्रॉब्लम के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए बनाना है, जिसके लिए आपने उस तरह का आपके पास स्टाफ ही ना हो। थर्ड प्रॉब्लम, कॉन्ट्रेक्चुअल माइलस्टोन, आपने जो माइलस्टोन किए उनको मीट करने के लिए आपके प्रॉब्लम्स, फिर आपके पास डेवलपमेंट रिस्क आ जाते हैं। फिर इन चीज़ों को आपको ये जो चार चीज़ें हमने देखी, इनको आपको देख के अपने क्वालिटी प्लान को डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है जो प्रोजेक्ट के जो कंप्लीट करने के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करें सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड के ऊपर होगा। अब हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमारी डिस्कशन भी हुई थी, हमने उनके अंदर ये कहा था कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके अंदर हमने देखा था स्टैंडर्ड्स की एक बात हुई थी। वो स्टैंडर्ड क्या है, मैंने आपको बताया था कि ISO 9000 एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम रहते हुए कोई एक मॉड अपनी जब सॉफ्टवेयर जो भी बनाएंगे वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाएगा। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, इंटरनेशनल नॉलेज है, रिसर्च नॉलेज है, जो पूरी दुनिया में उन्होंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि हम इन क्वालिटी फैक्टर्स या इन चीज़ों की बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, ठीक है। अब उनके अंदर ये कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जिसके अंदर हमारे पास ISO 9003 है, ISO 730 है, ISO 12207, ISO 29110, फिर CMMI है, ठीक है। अब ये कुछ लेवल्स हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये होपफुली मेरे ख्याल से ये हमारे पास जो मिड के बाद जो हमारे पास कोड आएगा ना, चैप्टर नंबर 18 है या 17 है समथिंग, चैप्टर 18 या 17 चैप्टर होगा डैनियल वाली बुक से, तो उसके अंदर ये मॉडल्स होंगे, हम इन मॉडल्स को एक दफ़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। और इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, हम इनका डिफ्रेंशिएट भी करके देखेंगे और इनके स्टैंडर्ड्स को भी हम देख लेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। हमने तो अब देख लिया, अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब मैं वापस चलता हूँ। अब हमने जिन चीज़ों को कवर करना है उनके अंदर हमारे क्या होंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, हमारे क्वालिटी डेवलपमेंट के और क्वालिटी प्लान्स के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। सेकंड, हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा डेवलपमेंट प्लान क्या है। थर्ड, हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा क्वालिटी प्लान क्या है। फोर्थ, हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा रिस्क क्या है, और इसके साथ साथ रिस्क के साथ साथ हम उसको रिस्क मैनेजमेंट भी देखेंगे, और उसके साथ हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट और क्वालिटी प्लान्स क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटा प्रोजेक्ट हो या वो बड़ा हो, उसकी इंपॉर्टेंस, ये हम सारी चीज़ें अब आज कवर करेंगे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा टास्क था जिसकी बात हम कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट प्लान और क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान और क्वालिटी प्लान ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अब प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले आप में से किसी को पता है प्लानिंग क्या होती है, कोई डेफिनेशन किसी को आइडिया हो प्लानिंग क्या होती है। आपने कभी ट्रिप प्लान किया होगा, आमिर बताए। आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। प्लानिंग क्या होती है? किसी को नहीं पता, चलो खैर।
प्लानिंग किसी भी चीज को अचीव करने के लिए जो हम एक प्रॉपर तरीका सोचते हैं उसको ठीक है। प्लान कहेंगे। प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस करना। अब स्टेप बाय स्टेप हम किसी भी चीज़ को या किसी भी चीज़ या किसी भी गोल या कोई भी किसी भी ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करने के लिए प्लान करते हैं। हम उसको किस तरह से अचीव करेंगे, वो एक प्लानिंग को इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, एक प्रोसेस है। ठीक है। अब उसके कुछ ना कुछ हमारी डेवलपमेंट और क्वालिटी प्लान्स के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अब वो ऑब्जेक्टिव्स की बात किया है, अब वो उनकी जो फाउंडेशन है, ये कुछ नीचे कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? स्केजुलिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। स्केजुलिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की क्या बात करें? स्केजुलिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की बात इसलिए की जाती है कि जब हम हर चीज़ को प्रॉपरली स्केजुल करेंगे, यानी प्रॉपरली हम प्लान करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जाए। और जो उसके लिए, और यहाँ पे हम एक तो स्केजुलिंग किया हमने अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के लिए। सेकंड, हम एस्टिमेट करेंगे हमें मैन पावर कितनी चाहिए और हमें बजट कितना चाहिए। ठीक है। यानी प्रॉपर हम स्केजुलिंग करेंगे यहाँ पे। सेकंड, रिक्रूटमेंट टीम देखेंगे, हमारे पास रिक्रूटमेंट टीम मेंबर्स कितने थे जिनको हमने हायर करना, और एलोकेटेड कितने हैं। ये एलोकेशन कहाँ से हमें पता लगेगी? ये हमने पोटेंशियल जो अपने मैन पावर निकाली कहाँ से, अपने डेवलपमेंट जो हमने डेवलपमेंट के अंदर हम जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, जो हमने पहली बार जब की कि हम रिक्वायर एस्टिमेट करेंगे कि मैन पावर कितनी चाहिए और बजट कितना चाहिए होगा। ठीक है। उस लिहाज से हम ये देखेंगे, या तो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी नए हायर करने की तो हम रिक्रूट करेंगे, वरना हम रिसोर्सेज अगर वो हमारे बजट और मैन पावर के जो हमने रिसोर्स एस्टिमेशन लगाई थी उसके अंदर आता है तो फिर हम उन्हीं से ही गुजारा कर लेंगे। फिर थर्ड आ जाता है, हम देखेंगे रिजॉल्विंग डेवलपमेंट रिस्क। अब डेवलपमेंट रिस्क को हम सॉल्व कैसे करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी हम उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो आती है वो मैनेजमेंट आती है, ताकि हम प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद डेटा नीडेड फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल। ठीक। अब ये तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ये हमारी बात आ गई थी कि डेवलपमेंट प्लान और हमारे क्वालिटी प्लान ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। ठीक है। इन दोनों को हमने मिक्स करके देख लिया कि हमारे पास डेवलपमेंट और क्वालिटी को श्योर करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्लान होंगे। सबसे पहले अगर हम स्केजुलिंग एक्टिविटीज़ होंगी, अगर हम प्रॉपरली स्केजुअल नहीं करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट नहीं होगा, और ना हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने लोग चाहिए। हो सकता था हमें प्रोजेक्ट के लिए 20 लोग हायर चाहिए थे, लेकिन हमने क्या किया, 10 लोग हायर किए, और बजट जो था हमने वो भी बजट भी कम रखा। इसकी ये यहाँ पे बात आ गई स्केजुलिंग डेवलपमेंट। अब उसके बाद क्या आता है सेकंड, हमें अगर देख लिया, अगर हमें एस्टिमेशन कर ली, अब एस्टिमेशन करने के बाद हमें पता चल गया कि हमें और लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, अब ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तो हम नए लोगों को हायर करेंगे, वरना हम उन्हीं के साथ काम कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम डेवलपमेंट रिस्क को रिजॉल्व करेंगे। फिर हम देखेंगे जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को श्योर करने के लिए हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व है, हमने उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। और लास्ट में हमने मैनेजमेंट के साथ जो भी डाटा रिक्वायर्ड था प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करें। अब ये जो चीज़ें हैं ये कुछ डिफरेंट तरीक़ों से हम देखेंगे। अब सबसे पहले जब हम एलिमेंट्स, अब हम फोकस कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारे डेवलपमेंट प्लान के क्या एलिमेंट्स होंगे। डेवलपमेंट प्लान के एलिमेंट्स ये हैं कि हमने उस प्रोजेक्ट की जब डेवलपमेंट स्टार्ट की उसके कौन कौन से एलिमेंट। सबसे पहला डिलीवरेबल्स, प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं। डिलीवरेबल्स का मतलब ये होता है कि हमने ये स्पेसिफाई करता है कि मतलब हमने अगर जो एक कस्टमर को हमने जो एक प्रोजेक्ट की जो एक मॉड्यूल था या पूरा सॉफ्टवेयर जो था हमने वो कब डिलीवर करना है, जो डिलीवर करने लगे हैं ये उसको रेफर कर रहे हैं। ये भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इसको आगे चल के। सेकेंड, प्रोजेक्ट इंटरफेसेस। प्रोजेक्ट इंटरफेसेस के अंदर हमारे पास आती हैं ये चीज़ें आ जाती हैं कि दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ क्या इंटरफेस होगा। फिर उसके साथ उसके दूसरे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ क्या होगा जो कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, उनके लिए साथ क्या उसका इंटरफेस होगा। जो एग्जिस्टिंग हार्डवेयर है अगर स्पेसिफिकली तो उसके साथ उसका क्या इंटरफेस होगा, ये वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर प्रोजेक्ट मेथडोलॉजी और डेवलपमेंट टूल्स के अंदर हमारे आ जाता है। फिर हमारे पास मैपिंग ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोजेक्ट के माइलस्टोन्स, प्रोजेक्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट एक्शंस, कंट्रोल मेथड्स, और लास्ट में हमारे पास जो एक चीज़ आती है वो आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं।
अब वन बाय वन देखते हैं कि ये कुछ हमारे एलिमेंट्स थे जिनको हमने कहा कि हम ये जो 11 एलिमेंट्स हैं ये हमारे डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा होंगे। अब हम चलते हैं आगे। पहली चीज़ जिसको हम बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रोजेक्ट को मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा था, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया। ये डायरेक्ट रिलेट किसके साथ करा है? डिलीवरेबल्स के साथ। अब डिलीवरेबल की डेफिनेशन हम देखते हैं। वो डिलीवरेबल को हमने क्या कहा? डिलीवरेबल क्या होता है कि हमने जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जब हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्ट की कुछ एक कंप्लीशन डेट रखी थी और हमने उस डेट के साथ ये बताया था कि हम इस दिन हम ये आपको ये प्रोजेक्ट जो है इस दिन हम आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है। अब डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ कंप्लीशन इंडिकेटिंग दोज आइटम्स टू बी डिलीवर टू द कस्टमर। ये जो आइटम्स थे ये कस्टमर को डिलीवर हो जाने चाहिए जो डेट आपने डिफाइन कर दी थी, स्पेसिफाई कर दी थी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिलीवरेबल। सेकंड, प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आएगा कि ये रेफर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कब कंप्लीट होगी और हम उसको इंस्टॉलेशन साइट पे कब जाके हम इंस्टॉल करेंगे। थर्ड चीज़ जो हमारे पास इस चीज़ के अंदर आती है वो हमारे पास आती है ट्रेनिंग टास्क। अब हमने जो ट्रेनिंग टास्क का मतलब ये है कि स्पेसिफाइड डेट के अंदर हमने इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमने क्या करना है? जो यूज़र है उसको हमने ट्रेन करना है और ट्रेन करना है ताकि वो उसको उसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकें सॉफ्टवेयर के साथ, उनको यूज़ करते हुए उसको कोई इशू ना आए। ठीक है, उनको पता हो कि उनका अगर मॉड्यूल जो रिक्वायरमेंट थी वो मॉड्यूल कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसके बाद अगर किसी कोई इशू आता है किसी को यूज़ करते हुए या किसी को कोई प्रिंट निकालना है, कोई डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उनको सब मॉड्यूल्स की एक दफ़ा गाइड आप उनको ट्रेन कर देते हो, उनको प्रॉपर्ली गाइड कर देते हो। ये चीज़ें जो हमारे पास आती थी ये 3 चीज़ें हमने स्पेसिफाई की प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स के अंदर। अब जो सेकंड आती हैं, अब डिलीवरेबल की ये कुछ एग्जांपल है कि जैसे प्रोजेक्ट जो था प्रपोजल जो था हार्ड कॉपी में हमने डिलीवर किया, उसकी 4 क्वांटिटीज़ थी, आपने डिलीवर किया। कहाँ डिलीवर किया? 12 तारीख को आपने डिलीवर कर देना, आपने 4 कॉपीज़ डिलीवर कर दी। फिर SRS आपने जमा करवानी थी हार्ड कॉपी में, आपने क्या किया? एक क्वांटिटी 20 तारीख को जमा करा दी। फिर सॉफ्टवेयर टेस्ट रिपोर्ट आई हार्ड कॉपी में, आपने वो एक क्वांटिटी थी वो आपने 30 तारीख को आपने जमा करवा दी। फिर सॉफ्टवेयर की बात आई, DVD आपने जब सारा कुछ हो गया सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी एक DVD बनाई, उसकी 10 कॉपीज़ बनाई और आपने ये डेट है, स्पेसिफाइड डेट के ऊपर आपने कर दिया। अब ये क्या है? आप ये इस टेबल से आप ये बता रहे हो कि आप प्रपोजल इस दिन दे दोगे, आपकी SRS इस दिन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जो टेस्टिंग है वो इस दिन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर है जो आप डिलीवर करने जा रहे हो, जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन है सब कुछ है, वो आपका इस प्लानी डेट को हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है डिलीवरेबल्स की। अब इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्ट इंटरफेस। अब प्रोजेक्ट इंटरफेस के अंदर हम किन चीज़ों को देखेंगे? एक तो हम देखेंगे कि हमारा इंटरफेस क्या होगा, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस क्या होगा दूसरे सॉफ्टवेयर पैकेजेस के साथ। मतलब दूसरे अगर किसी और सॉफ्टवेयर के साथ अगर वो यूज़ हो रहा है, जैसे क्रिस्टल रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज़ करते हैं हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ। अब विंडोज़ की एप्लीकेशन उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करें, इस तरह की ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो उसका इंटरफेस कैसे उसके साथ कर रहा है, यूज हो रहा है या उसके साथ डिपेंड करे। फिर सेकंड, इंटरफेस दूसरे सॉफ्टवेयर ये दूसरी डेवलपमेंट जो टीम्स हैं उनके साथ सेम टाइम के ऊपर वो कैसे काम कर रहा है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि एक टीम जो यूआई डिज़ाइन करती है और एक टीम उसी यूआई के ऊपर पैरेलल काम करते हुए सेम टाइम के ऊपर वो उसके ऊपर कोड करके उसके बैक एंड संभाल यानी उस इंटरफेस से डाटा एंटर करवा के फॉर्म पे यूआई टीम अगर फॉर्म डिज़ाइन करी तो उसी टाइम पे फॉर्म डिज़ाइन के साथ साथ वो उसके ऊपर क्यूरीज लगा रहे थे कि उस फॉर्म से जो भी डाटा आएगा वो डेटाबेस में कैसे, ये इंटरफेस किस तरह से होगा। फिर उसके साथ इंटरफेस सॉफ्टवेयर का एग्जिस्टिंग हार्डवेयर के साथ, डिफरेंट हार्डवेयर के साथ उससे क्या होगा। ये हो गया हमारे प्रोजेक्ट इंटरफेसेस के अंदर ये कुछ एग्जांपल्स आ गए। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हमारे प्रोजेक्ट इंटरफेस। चौथी जो हमारे पास थी वो हमारे पास है जो तीसरी हमारे पास है वो प्रोजेक्ट डेवलप मेथडोलॉजी एंड डेवलपमेंट टूल्स है। प्रोजेक्ट मेथडोलॉजी और डेवलपमेंट टूल्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे। अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये 4 है, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, प्रोजेक्ट की मेथडोलॉजी क्या होगी, उसको टूल को डेवलप करने के लिए हमें टूल्स कैसे यूज होंगे। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मॉडल है वो कुछ आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ गया होगा। अब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, उस मॉडल को किस मॉडल के ऊपर हमने डेवलप करना है, उसकी बेस क्या होगी। वाटरफॉल मॉडल आपने देखा होगा, वाटरफॉल मॉडल के वो 5 स्टेप होते हैं, पहले वो रिक्वायरमेंट, फिर 1 बाय 1 नीचे आते हैं। या आपकी अप्रोच एजाइल होगी, या वी मॉडल होगा, या आपका फाउंटेन मॉडल होगा। इस तरह अगर आप चलते जाओगे तो डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब आप वो मॉडल्स कौन सा बेस्ट है आपकी
कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। फिर डेवलपमेंट टूल्स में आ जाते हैं। डेवलपमेंट टूल्स में आपकी एग्जांपल होगी, आपने अच्छा जी सी शार्प में बनाना है कि पाइथन में बनाना है। अच्छा, सी शार्प और पाइथन के बाद आपको सर्वर कौन सा चाहिए, डाटाबेस कौन सी चाहिए, आपको इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। और इसके बाद आपको अगर टिकट्स मैनेज करनी है, आपको टाइमली प्रोजेक्ट मैनेज करना है, तो आप कौन सा टाइमिंग का टूल यूज़ करोगे। अच्छा, इंटर कोऑर्डिनेशन या जो आपकी जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके लिए आप कौन सा टूल यूज़ करोगे। ये चीज़ें जो होती हैं ये प्रोजेक्ट की मेथडोलॉजी और डेवलपमेंट टूल्स के अंदर आती हैं। फिर जो चौथी चीज़ हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है, अब सॉफ्टवेयर हम बना रहे थे किसको, उसको मेथड को किसको फॉलो करते हुए, कोई एक एजाइल या वाटरफॉल मॉडल फॉलो करते हुए, कोई भी एक मॉडल था उसको हम फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब सॉफ्टवेयर को डेवलप तो कर रहे हैं, लेकिन हमने उसकी क्वालिटी को या उसकी डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके डेवलपमेंट की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं जिनके अंदर ISO के कुछ मॉडल्स हैं, CMMI है, TQS है, ठीक है। अब उन स्टैंडर्ड्स के साथ साथ हमारे कुछ प्रोसीजर्स भी होंगे। अब प्रोसीजर से मतलब ये है कि प्रोसेसेस होंगे, टास्क कैसे डिवाइड होंगे। अच्छा आपका जो बड़ा सारा काम था वो कैसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसको हम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, टॉप टू बॉटम। अच्छा, बड़ी प्रोडक्ट ये थी, ये यहाँ से मॉड्यूल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नीचे से एक ये वाली टीम को जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा। अच्छा, वो वाली टीम अपना अगला इस मॉड्यूल को जब तोड़ेगी तो वो डिफरेंट टीम मेंबर्स को देगी 1 बाय 1 करके। ये जो वर्क डाउन हम लाते हैं कि हम इस बंदे को ये काम देंगे, ये प्रोसीजर होगा, ये हमारा प्रोसेस होगा और ये टास्क हम असाइन करेंगे। वो हमारे पास किस स्टेप्स के अंदर आते हैं, 4th फेज के अंदर हमारे पास आते हैं, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है। फिर 5th जो हमारे पास आता है उसके ऊपर हम मैपिंग करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की। अब इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर मैपिंग का मतलब ये है कि हम इसके अंदर एस्टिमेशन कर रहे होते हैं हमें एक्टिविटी करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है। ये डिपेंड करती है हमारे जो हमने पिछला एक प्रोजेक्ट बना लिया उसके एक्सपीरियंस से डिपेंड करती है। हो सकता है आज से पिछले प्रोजेक्ट के अंदर गलती होगी हो, आपने 1 महीने का टाइम दिया हो, लेकिन सेम रिक्वायरमेंट के साथ वो 1 महीने के अंदर वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ हो सका, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए था। ये क्या एस्टिमेशन एक्टिविटी, पिछला सेम एक नया कस्टमर आया, उसकी भी वही रिक्वायरमेंट, एक पिछला प्रोजेक्ट जो आपने किया था, आपने देखा था आपने उसको 1 महीना दिया था, लेकिन अब आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है। फिर लॉजिकल सीक्वेंसेस आते हैं, आप हर एक एक्टिविटी जो एक परफॉर्मर ली उसके एक लॉजिकल सीक्वेंस बना लेते हो, एक एक्सपेक्टेड चीज़ बना लेते हैं। अच्छा जी, ये जो चीज़ है ये हम इस बंदे को असाइन करते हैं और ये इतनी दिन में या ये एक्टिविटी इतने दिनों में ये उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये कहाँ से आती है, ये प्रीवियसली जो आपने एक्टिविटीज़ की होती हैं कंप्लीट, ये उनकी बेस के ऊपर आप डिज़ाइन कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे उसकी एग्जाम्पल ये थी, आपने SRS इस दिन बना लेनी है, इसके बाद आपने क्वालिटी एश्योरेंस इस दिन कर देनी है, उसकी रिपोर्ट टेस्ट की रिपोर्ट, और लास्ट में आपने जब सॉफ्टवेयर की DVDs देनी है वो आपने फलानी डेट को देनी। ये आप लॉजिकल एक पहले से सीक्वेंस बना लेते हैं। अच्छा, अब सीक्वेंस बना लेते हैं, उसके बाद आप फिर जो इसका जो 5वां आ जाता है मैपिंग, तीसरा मैपिंग के अंदर, उसके अंदर आप क्या करते हो, आप देखते हो प्रोफेशनल रिसोर्स आपको कितने चाहिए थे, अगेन वही बात, और फिर उनको कंप्लीट करने के लिए आपको जो रिसोर्सेज थे उसकी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हर एक्टिविटी के लिए आपको कितना रिसोर्स चाहिए था। अब ये भी पहले तो आपको प्रोफेशनल रिसोर्स टोटल कितना चाहिए था और हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको कितना रिसोर्स चाहिए। अब कोई एग्जांपल है, वो UI की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, UI के एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये चीज़ आती है कि अगर एक बंदा वो फॉर्म बनाने में मतलब HTML का है वो बहुत बेहतर है, वो बना लेता है। अब एक बंदा वो है कि अगर उसे वो सिर्फ HTML के साथ उसका इंटरेक्ट है, उसको सिर्फ HTML के अंदर फॉर्म बनाने आते हैं, ये काम करना है। अगर हम कहते हैं जी उसको कि ये CSS अगर हमने डिज़ाइन करना है, ये हमारा ये थोड़ा सा चेंज कर दे, स्टाइल चेंज कर दे, उसको नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आप प्रोफेशनल अब CSS डिज़ाइन करने के लिए CSS लिखने के लिए हमें चाहिए होगा डिज़ाइनर जो UI UX कम्प्लीटली उसको हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम हिसाब लगाएंगे कि हम ये काम किस किस को देना है। ये नहीं है कि जिसको सिर्फ HTML आती है उसको हम CSS वाला भी काम पकड़ा दें। एक्टिविटी हम क्या करेंगे, फिर जिसको अपना एस्टिमेट के लगाएंगे, अच्छा ये हमारे पास बंदा है, हम इसको ये काम दे देंगे और ये काम हमें करके दे देंगे। ये जो हमारी मैपिंग डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आती थी, ये हमारे पास तीसरी एक ये कंडीशन थी, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को, अब आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो गैंट चार्ट के जरिए। गैंट चार्ट ये बताता है, अगर ये एग्जांपल है नंबर 1 पे, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर में पॉइंट नजर आ रहा है, ये अगर गैंट चार्ट बना रहा है कि आप यकम तारीख से प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे और 15 तक आप अपनी इसकी SRS कंप्लीट कर लोगे,
15 के बाद आप कहते हो जी आप इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, पहला मॉड्यूल जब आप इंस्टॉल करके दोगे वो इस टाइम में होगा, और उसी मॉड्यूल के साथ साथ आप ये सेम टाइम के ऊपर आप उसकी यूजर गाइड भी बना रहे हो और कोई और एक डिफरेंट टास्क कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये गैंट चार्ट भी हो सकते हैं, उसके साथ आप ये पीसी कार्ड है चार्ट है आप इस तरह से बना सकते हो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन होंगी ये यहाँ पे आएंगी। ये वो डाउन टू ब्रेक डाउन वाला काम है, ठीक है। अगर हम इसको उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये इस तरह से आ रहा है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस आगे सारी यहाँ पे आके उसने डिवाइड कर दिया। आपने लेआउट मैनुअल अलग कर दिया, डिजाइन हार्डवेयर एक अलग चलेगा, और जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते वो एक अलग चले गया। ये टीम डिवाइड होगी यहाँ पे। फिर इसके बाद ब्रेड बोर्ड हार्डवेयर कितने चाहिए, आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे उसने काम कर दिया। फिर ये टेस्ट हार्डवेयर होने के बाद ये डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन वालों के पास आ गया। यहाँ से ये चलते चलते अगर ये देखो तो ये एंड पे जाके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल थी, हम इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे। अब हमारे पास जो छठी चीज़ आती है वो हमारे पास जो आती है वो आती है प्रोजेक्ट माइलस्टोन। अब प्रोजेक्ट माइलस्टोन का मतलब क्या है, आपने माइलस्टोन क्रिएट किए होते हैं, ये नीचे कुछ इसकी एग्जांपल दी हुई है। माइलस्टोन होता है आप छोटे छोटे टास्क बना लेते हो या आपने गोल सेट कर लेते हो, आपने ये चीज़ इस टाइम के अंदर करनी है। अब उसके नीचे एग्जांपल दी हुई है कि अगर प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाता है किसी की वजह से का साथ, तो आप उसके बाद ज्वाइंट वेंचर के एग्रीमेंट साइन कर लोगे 21 नवंबर को, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा हो। फिर कॉर्पोरेशन के एग्रीमेंट साइन कर लोगे फलानी डेट को, ये आप प्रोजेक्ट माइलस्टोन कर रहे हो। यानी ये इन डेट्स के ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट की जो आपने जो गोल सेट किए हुए हैं आप इन डेट्स के ऊपर आप उनको अचीव करते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या कहता है, अगर हम इनको शॉर्ट करें, ये कंप्लीशन टाइम और प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट जिसके अंदर डॉक्यूमेंट और कोड ये उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर दोगे, ये सारा टोटल आपके छोटे छोटे गोल्स थे, आपने इनकी अचीवमेंट डेट थी, और एंड पे जब जैसे ये सारे पिछले 1 बाय 1 आप अचीव करते हुए अब जब एंड पे पहुंचोगे ये आपके पास क्या होगा, ये बेचने के लिए आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार होगी, ठीक है। ये आती है जी बात होती है प्रोजेक्ट माइलस्टोन के अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है वो आता है प्रोजेक्ट स्टाफ और ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान होते हैं ये कुछ इन चीज़ों के ऊपर कंप्राइज कर रहे हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नंबर 2 प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स, नंबर 3 नंबर ऑफ टीम्स मेंबर रिक्वायर्ड फॉर ईच पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है। नंबर 4 नेम्स ऑफ टीम लीडर नेम एंड टीम मेंबर्स। अच्छा यहाँ पे बात किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन प्लान इसलिए आप स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या बात करते हो, आप डिफाइन करते हो आपकी प्रोजेक्ट टीम क्या है, उनके टास्क हैं, जिसके अंदर आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमने ये बात की थी, यहाँ पे आगे नंबर 2 पे हम पहुंचे, यहाँ पे सारी फाइनलाइज हो गई है हमारी। हमने यहाँ पे फाइनलाइज करने के बाद हमने यहाँ पे टीम्स को काम डिवाइड कर दिया। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो प्रोजेक्ट टीम, उनके टास्क के साथ साथ आप देखते हो इन टास्क के साथ साथ आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ऐड करते हो जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं आपके, ठीक है। सेकंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स भी आप इसके अंदर प्लान कर लेते हो। अच्छा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आपको क्या चाहिए होंगी, इनके अंदर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, सर्टिफिकेशन क्या होगी चाहिए होंगी, रिक्वायर होंगी आपको स्पेसिफिक कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं तो आपको डेवलपमेंट टूल क्या चाहिए। फिर उसके साथ आपका क्या उस तरह की स्पेसिफिक प्रोडक्ट या उस तरह की टाइप की जो भी नीड है, क्या आपका उसके साथ पहला कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। इस तरह की जो सॉफ्टवेयर जो आपके पास चीज़ें होंगी रिक्वायरमेंट, वो आप सारी की सारी कहाँ करोगे, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर करोगे। फिर नंबर ऑफ टीम्स के लिए आपको हर एक टीम की किस वक्त ज़रूरत है, आप उसको उसी टाइम स्केड्यूलिंग के हिसाब से आप उसको टास्क असाइन करते हो, ये काम इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज सेम टाइम के ऊपर आप किसी भी टीम को नहीं दोगे, हो सकते हैं उनका एक गैंट चार्ट मतलब एक प्रॉपर टाइम के अंदर आप असाइन करते हो, ठीक है। या इससे क्या होगा कि आपका जो टीम का जो साइज है वो वेरी कर रहा होगा हर एक टीम से, हो सकता है एक टीम के अंदर 3 बंदे हो, एक टीम के अंदर 10 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। उसको अचीव करने के लिए उसका साइज़ क्या था, आपका उसके टाइम कितना था, उसको अचीव करने के लिए आप वो डिफरेंट रिसोर्सेज आप बनाते हो। फिर उसके बाद लास्ट में जो आपके टीम मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, आप उनके नाम डिफाइन कर देते हैं। ये डिफिकल्ट प्रोसेस होता है लंबे प्रोजेक्ट के अंदर कि आप स्टाफ मेंबर्स को असाइन करते हो बगैर किसी चेंज के अंदर। करंट असाइनमेंट जो कि एक करंट असाइन किया हुआ है, आपने अपनी प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ है किसी टीम मेंबर को, तो आप उसको ही को सारे के सारे लेके चलो। तो आप ये क्या करते हो, अप टू डेट रखते हो, टीम लीड चेंज हो सकते हैं और टीम मेंबर्स कोई एक नया रिसोर्स ऐड भी हो सकता है, एक रिमूव भी हो सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें आप ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ के अंदर आप प्रोजेक्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये मैनेज करते हो, ठीक है।
फिर इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो हमारे पास आती है डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। अब डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ अगर मैं देखूं तो डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अब डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट टूल्स, ऑफिस के लिए स्पेस और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। अब हर फैसिलिटी के लिए एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा, वो जिस टाइम के अंदर जो हमारा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग वो उसको इंडिकेट करा होगा। अच्छा, ये इंडिकेट क्या है, हमने जो गैंट चार्ट बना लिया था या हमने कोई एक टाइमलाइन बना ली थी जिसको हम कह रहे थे, अब उस टाइम के ऊपर हमें वो चीज़ या वो हार्डवेयर या वो सॉफ्टवेयर या वो डेवलपमेंट टूल हमें वो मिल जाना चाहिए, ठीक है, या हमें वो कोई एक प्रोफेशनल रिसोर्स है वो भी हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये जो सारी की सारी इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी की सारी हम डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर अपना जब प्लान कर रहे होते हैं उसके अंदर हम ये लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है डेवलपमेंट रिस्क। अब डेवलपमेंट रिस्क क्या आता है, अब कोई भी प्रोजेक्ट है उसको बनाते हुए आप पर रिस्क होता है, ठीक है। अब उस जाहिर सी बात है रिस्क होगा, अब आप उस रिस्क को देख रहे हो कि अगर वो रिस्क है उसकी प्रिवेंशन कैसे है, उसकी प्रिवेंशन होने के साथ साथ आप अगर वो आ जाता है तो आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। यही बात आपके पहले पॉइंट के अंदर अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो तो या मेरी बात सुन रहे हो तो इसके पहले पॉइंट के अंदर यही बात कर दी गई है। इसके अंदर क्या है कि आप डेवलपमेंट देखते हो, डेवलपमेंट रिस्क आर इनहेरेंट इन एनी प्रोजेक्ट, किसी की प्रोजेक्ट के अंदर भी आ सकते हैं, टू अंडरस्टैंड देयर प्रेजेंटनेस एंड हाउ दे कैन बी कंट्रोल। ये चीज़ आप डिफाइन करते हो डेवलपमेंट रिस्क के अंदर, उससे बचना कैसे है और उसका अगर आ जाता है तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। सेकेंड, डेवलपमेंट इसके अंदर एक और भी चीज़ आती है कि जो टास्क होते हैं ना डेवलपमेंट, हो सकता है कि अगर आपने किसी एक प्रोजेक्ट टीम मेंबर को आपने एक टास्क दिया, आपने उसको कहा कि आपने कल तक ये चीज़ आप मुझे कंप्लीट करके देनी है, हो सकता है वो कल तक वो काम ना करके दे सके, वो किसी और वजह से भी करके नहीं दे सकता, हो सकता है वो किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करा, उसकी डेडलाइन भी करीब हो, आपने उसको एक नई असाइन कर दी, एक्टिविटी असाइन कर दी, ना वो पिछली वाली कंप्लीट कर सके टाइम से, ना उसने अगली वाली स्टार्ट की, और ये भी हो सकता है वो उसको सीरियस ना ले रहा हो, ठीक है। वो एक अलग से डिबेट है, सीरियस ना लेने वाली। यहाँ पे हम बात करते हैं वो लाइकली इसने एग्जांपल दी है कि ये डायरेक्ट अगर इस तरह से लेट होता है, हो सकता है प्रोजेक्ट हमारा फेल हो जाए, ठीक है। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट रिस्क है, ये प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ इंडिकेट करता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है, लेकिन टिपिकल जो डेवलपमेंट जो हमारे पास होते हैं ना रिस्क होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी गैप आते हैं, स्टाफ शॉर्टेज आता है, इंटर डिपेंडेंस, ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स आते हैं। अभी वो जो पिछला था वो था हमारे पास क्या कहते हैं, एक एथिकली अगर हमने कहा कि अगर एक बंदे को असाइन किया है और वो नहीं कर सक रहा, वो एक इस तरह की एक्टिविटी है, या ये भी हो सकता है कि उसने सीरियस ना लिया हो या उसके पास उसको चीज़ों को करने में टाइम लगता है, वो एक अलग डिबेट थी। लेकिन जो हमारे पास डेवलपमेंट रिस्क है ना, जिनको हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर ये है, तीन चीज़ें इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके दी हैं डैनियल गैलन, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी गैप, स्टाफ शॉर्टेज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी गैप के अंदर क्या है, इसके अंदर हम बात करते हैं लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, और यह एक्सपीरियंस। टेक्नोलॉजी गैप ये एक करंट, और इसके साथ साथ क्या है, एक नए टूल को यूज़ करने की भी एक एग्जांपल आती है कि आपकी टीम को यूज़ ही नहीं करना था। सेकंड, स्टाफ शॉर्टेज है, आपके पास अनएंटिसिपेटेड शॉर्टफॉल है प्रोफेशनल स्टाफ का, आपके पास स्टाफ ही नहीं है प्रोफेशनल, ठीक है। और इंटरडिपेंडेंस के अंदर ये है कि आपकी जो सप्लायर है किस चीज़ का, हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर के जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये इसी के अंदर वही, अगर वो आपने किसी से कहना था कि आप ये फलाने रिक्वायरमेंट का मुझे पीसी दे दो, जो मैंने नए टीम मेंबर्स हायर किए हैं मैं उनको ये दूंगा तो वो काम स्टार्ट कर देंगे। अब वो अगर टाइम के ऊपर नहीं दे रहा आपको चीज़, या टाइम के ऊपर अगर आप, एक तो ये हार्डवेयर से रिलेटेड बात होगी, अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये बात, आपकी एक टीम जो आपको वो काम प्रॉपर टाइम के ऊपर करके नहीं दे रही, आपकी फॉलो नहीं कर रही, तो ये सारे के सारे रिस्क हैं, आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। आप को देखने के कोई बगैर किसी ऑब्लिगेशन के आप स्केड्यूल के मुताबिक, स्केड्यूल के ऊपर कोई भी आपने ऑब्लिगेशन के बगैर या उसके ऊपर बगैर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने इन चीज़ों को कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, ये नीचे कुछ एक असाइनमेंट है, रीडिंग असाइनमेंट है, आपको ये टेबल 6A के अंदर आपको नज़र आ जाएगी, आपने इसको रीड करना है ये, लेकिन ये रीड अभी नहीं करना, इसी चैप्टर नंबर 6 है, इसके अंदर अपेंडिक्स 6A के अंदर आपको गिवन है, आपने इसको अभी रीड नहीं करना, इसको आपने बाद में रीड करना है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंप्राइजेस कैसे होते हैं आपके जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसके अंदर कंप्राइज कैसे होते हैं, ठीक है।
उसके ऊपर जाने से पहले कंट्रोल मेथड्स और ये सारी चीज़ें, चलो अब ये कंट्रोल मेथड आ गया, जो हमारे पास, जिसको हम कंट्रोल मेथड आ जाता है, इस कंट्रोल मेथड के अंदर हम देखते हैं जो हमारा ये 10वां पॉइंट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या हो भी रही है या नहीं हो रही। प्रोजेक्ट इसको मैनेज कौन करता है? वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है। हो सकता है कोई एक अलग से आपने डिपार्टमेंट ये बनाया हो अपनी कंपनी के अंदर, जो हर चीज़ को टाइमली मैनेज कर रहा है, जो देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है कि क्या इस चीज़ ने बनाया, इस टीम की अगर मीटिंग कोई एक आपने रखी थी इस टाइम के ऊपर, या कॉन्ट्रैक्टर को आपने इस टाइम को कहा था कि वो आपको दे दे, हार्डवेयर दे दे, सप्लाई कर दे, या आपको कोई सॉफ्टवेयर की कोई रिलेटेड कोई चीज़ है वो आपको सप्लाई कर दे, या आपको कोई डेवलपमेंट कोई मॉड्यूल बना के उस टाइम लाइन जो आपने स्केड्यूल की हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ दे दे, वो अगर उसने टाइम पे दिया या नहीं दी, अगर नहीं दी तो उसकी वजह क्या, या प्रॉपर्ली उसको मैनेज कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली मॉनिटर कौन कर रहा होता है? या तो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, या डिपार्टमेंट जो आपका आपने एक अलग से बना लिया, ये वो चीज़ें इसको करेंगे, कंट्रोल देख रहे होंगे। मॉनिटर, जब मॉनिटर होंगे फिर मॉनिटर होने के साथ वो आप उनको कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर लेट हो रहा है तो आप उनको बार बार कहोगे कि आप ये काम प्रॉपर्ली टाइम पे करके दो, ताकि आपको जो प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट के ऊपर जो रिस्क है, यानी प्रोजेक्ट फेल होने का जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए, आप उसको टाइम के ऊपर कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में आपके पास आ जाता था प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन डायरेक्टली बेस्ड होती है प्रपोजल की कॉस्ट एस्टिमेट के ऊपर। आपने जो प्रपोजल दिया था अब उसके अंदर, फिर इसके अंदर आप ह्यूमन रिसोर्स एस्टिमेशन लगाते हो, फिर निगोशिएशन करते हो कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, सब कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। अब मिनिमम आपकी कोशिश होती है कि आप मिनिमम के अंदर कर लो, आप अपने बजट के अंदर, आपने प्रॉफिट भी कमाना है, आपने उस बजट के अंदर से उस प्रोजेक्ट के चीज़ें बजट के अंदर रहते रहते आपने हार्डवेयर भी खरीदना है, ज़रूरत पड़ सकती है, या आपने कोई लोग हायर करने हैं, नया रिसोर्स प्रोफेशनल स्टाफ हायर करना है, वो आपने उस बजट के अंदर रहते हुए करना है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं जो कॉस्ट से रिलेटेड होती हैं, वो एस्टिमेशन जितनी भी है वो आप ये 11वां पॉइंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, इसके अंदर कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बात आ गई थी, ये सारी की सारी जितने भी 11 के 11 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे कौन से थे? डेवलपमेंट प्लान्स के थे। अगर मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज करूँ कि ये मेरे पास जो 11 डेवलपमेंट प्लान थे वो किस किस तरह के थे। पहला हमने कहा था प्रोजेक्ट प्रोडक्ट होगा, सेकंड प्रोजेक्ट इंटरफेस होगा, थर्ड प्रोजेक्ट की मेथडोलॉजी और डेवलपमेंट टूल्स क्या रिक्वायर होंगे, फोर्थ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड क्या होंगे और प्रोसीजर क्या होगा, फिफ्थ मैप करेंगे हम डेवलपमेंट प्रोसेस को, मैप ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, सिक्स प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स क्या होंगे, सेवन प्रोजेक्ट स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, एट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फैसिलिटीज़ क्या होंगी, डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट रिक्वायर्ड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ क्या होंगी, नाइन कंट्रोल डेवलपमेंट रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ क्या है आपकी, 10 कंट्रोल मेथड्स क्या होंगे, 11 प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगी। ठीक, ये जो सारी चीज़ें थी ये आपके डेवलपमेंट प्लान के जो होता है वो आपका इन 11 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द बुक है जो डैनियल गैलियन ने भी बताया कि हम इन 11 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। हो सकता है कोई और ऑथर, कोई एक और रिसर्चर वो इन 11 की बजाय 12, 15, 16 उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करा। जिस तरह से हमने मैकाल के अभी मॉडल हमने जब पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर, जो मैकाल कहता था कि मेरी जो क्वालिटी फैक्टर्स हैं ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हैं और इन क्वालिटी फैक्टर्स के ऊपर हम चीज़ों को देखेंगे। और फिर 2 और इवन और एक और साइंटिस्ट था, उन्होंने एक रिसर्चर था, डेवलपर था, उसने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जी हम 13 के ऊपर भी करेंगे, एक ने कहा था मैं 14 के ऊपर भी ऐड करूँगा। ठीक है, वो अब वेरी करता रहेगा डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। अब हम चलते हैं डेवलपमेंट प्लान अप्रूवल। जब डेवलपमेंट प्लान अप्रूवल रिव्यू होगा, जब सारा कुछ हो गया, आपने 11 के 11 पॉइंट के ऊपर आपने लिख लिए, डॉक्यूमेंट कर लिए, अब डेवलपमेंट प्लान रिव्यू होगा और अप्रूवल हो जाएगा और सारे का सारा जो प्रोसीजर है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी तरह से कंप्लीट होंगे। अब उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है, अब आपने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के प्लान बना लिए, अब सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को भी तो इंश्योर करना है। जो हम बेसिकली कोर्स पढ़ रहे हैं वो इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि हमने उसकी क्वालिटी को श्योर करना है। अब क्वालिटी कैसे मेजर की जाएगी? अब क्वालिटी मेजर करने के लिए कुछ गोल्स होंगे क्वालिटी के। क्या गोल्स होते हैं? फिर हम वो डिफाइन करेंगे कि लिस्ट ऑफ द क्वालिटी गोल्स। फिर रिव्यू एक्टिविटीज़, रिव्यू करेंगे कि हमारे पास कोई कमेंट आया
कोई आर्गुमेंट आया या कोई हमारे पास टेस्टर ने कोई चीज़ भेजी तो वो कैसे, फिर सॉफ्टवेयर टेस्ट होगा। सॉफ्टवेयर टेस्ट होने के बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट देखेंगे कि सॉफ्टवेयर एक्सटर्नली जो बाहर से जो हमारा किसी ने डेवलप करके दिया वो भी आएगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, टूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से। ये 5 चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे इसके अंदर लाई करते हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ क्वालिटी गोल्स, अब क्वालिटी गोल्स रेफर क्या है, क्वालिटी है क्या बेसिकली। क्वालिटी एक हमने शुरू से देखा था, क्वालिटी क्या है, कोई एक चीज़ होगी जिसके ऊपर हम मैप करें। अब क्वालिटी मेजर करने का कोई ना कोई एक डिफरेंट वे होगा, उसका कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होगा जिसकी बेस के ऊपर आप मेजर करोगे। अब क्वालिटी के गोल क्या होंगे, क्वालिटी के गोल जो है, क्वालिटी गोल्स जो वो रेफर करता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपने उसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या थे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, वो आप जो भी चीज़ फॉलो करोगे जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग होगा, आप उनकी बेस के ऊपर आप क्वालिटी के गोल अचीव करोगे कि आपने क्या उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, उसके डेवलपमेंट जो प्रोसीजर था क्या आपने उसको फॉलो किया। अगर हम अभी जो इसकी बात करें, जो अभी हम पिछले डेवलपमेंट की बात करके आए हैं प्लान की, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आएंगी। फिर क्वान्टिटेटिव मेजर्स होंगे। अच्छा, क्वालिटी एक जो क्वालिटी है ना, वो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो किसी भी तरह के हो सकती है, लेकिन हम बेसिकली जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब हम क्वालिटी की बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। यही बात लिखी हुई है, क्वांटिटेटिव मेजर्स आर यूजुअली प्रेफर्ड टू क्वालिटेटिव मेजर्स व्हेन चूजिंग द क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल दी हुई है कि एसडीएस शुड बी यूजर फ्रेंडली। अच्छा, ये क्वालिटेटिव है। अगर आप इसका क्वांटिटेटिव गोल चेक करो, ये क्वालिटेटिव ये है कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब अब उसका क्वांटिटेटिव गोल ये है कि एटलीस्ट जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 8 घंटे काम करना चाहिए और कम से कम 5 दिनों में। फिर इसका ये था कि आपका एचडीएस जो एक सॉफ्टवेयर है वो आपका रिलायबल होना चाहिए। इन्होंने कहा जी जो अवेलेबिलिटी आपके सॉफ्टवेयर की 99.5% होनी चाहिए, उसका डाउन टाइम जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा क्रॉस ना करे पूरे हफ्ते के अंदर, ये उसकी रिलायबिलिटी है। फिर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेट करे कंटिन्यूसली, उसके अंदर हार्डवेयर फेलियर नहीं आना चाहिए, उसके अंदर सॉफ्टवेयर फेलियर नहीं आना चाहिए। सिस्टम रिकवरी टाइम भी जो है आपका वो मैक्सिमम 10 मिनट से ज़्यादा एक्सीड ना करे एक हफ्ते के अंदर। ये क्वालिटी क्या, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट क्या है कि वो इस तरह से काम करे, लेकिन आप क्वांटिटी के अंदर आप डिफाइन करें। अच्छा, ये बात क्या हो रही थी, यूज़र फ्रेंडली होगा, लेकिन कितना यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, रिलायबल होगा, कितना रिलायबल होना चाहिए, ऑपरेट करे लेकिन कितना ऑपरेट करे कंटिन्यूसली, फिर कितना एफिशिएंट है और कितना एफिशिएंट होना चाहिए। इधर बता दिया कि कम से कम 100 कस्टमर को बात करें। फिर उसके बाद लास्ट में एक और था जिसके अंदर उसने बताया हुआ था कि हाई क्वालिटी सर्विस दे कस्टमर्स को। अब किस तरह की हाई क्वालिटी सर्विस दे कि वो बताया जी 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम ना लगाए कॉल ऑपरेटर को कॉल अटेंड करने में, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ क्वालिटी और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है। अब आगे चलते हैं। अब जहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास क्वालिटी गोल्स के अंदर हम लिस्ट डाउन करेंगे कि हम उनको कैसे अचीव करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास रहता है प्लान रिव्यूड एक्टिविटीज़, जिसको हम बात करते हैं रिव्यू एक्टिविटीज़। अब प्लान रिव्यूड एक्टिविटीज़ का मतलब यह है कि हम जो क्वालिटी है ना प्लान, उसके अंदर हम मेजर करने के लिए हम रिव्यूज़ को प्रॉपरली प्लान करेंगे कि हमने डिज़ाइन रिव्यू को कब करना है, डिज़ाइन इंस्पेक्शन कब होगी, फिर कोड की इंस्पेक्शन कब होगी, ठीक है। इसका जो स्कोप है, इसके अंदर जो और चीज़ें आती हैं वो उनके अंदर क्या चीज़ आती है रिव्यू एक्टिविटी में हमारे पास, एक तो हम स्कोप डिफाइन करते हैं, फिर टाइप ऑफ रिव्यू एक्टिविटी डिफाइन करते हैं कि किस तरह की रिव्यू एक्टिविटी होगी। उसके साथ हम ये भी डिफाइन करते हैं कि हमने रिव्यू एक्टिविटी कब करनी है, कौन सी रिव्यू एक्टिविटी किस प्रायोरिटी पे है और किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। फिर उसके साथ हम स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि रिव्यू एक्टिविटी को करते हुए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। फिर रिव्यू एक्टिविटी करेगा कौन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये जो आगे लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ द रिव्यू एक्टिविटी, द टाइप ऑफ द रिव्यू एक्टिविटी, द स्केड्यूल ऑफ रिव्यू एक्टिविटी, द स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द रिव्यू एक्टिविटी, ठीक है। ये मैंने चीज़ अभी आपको बता दी। अब उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल है
ये जो एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम्पल्स जो हैं, ये अब अभी आप क्या करोगे, ये एक मुझे क्लास एक्टिविटी है, आप उसमें ये सबमिट कराओगे। लेकिन फिलहाल हम अभी इस तरफ देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा, प्लान सॉफ्टवेयर टेस्ट। अच्छा, अब प्लान सॉफ्टवेयर टेस्ट के अंदर क्या है कि अब आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी है। क्यों? क्वालिटी प्लान के, आप क्वालिटी की बात कर रहे हो ना, आपने क्वालिटी को इंश्योर करना है। आप उस क्वालिटी प्लान के अंदर आपकी जो लिस्ट है टेस्ट आपने कौन कौन से करने हैं आप उनको डिफाइन करोगे, जिसके अंदर यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, द यूनिट इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट सिस्टम टू बी टेस्टेड, पूरे का पूरा सिस्टम जो इंटीग्रेट होने के बाद वो टेस्ट होना चाहिए। किस तरह के टेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी, द टाइप ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर टेस्ट टू बी अप्लाइड। कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर यानी ऑटोमेटेड टेस्टिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्लान टेस्ट के अंदर वो कहता है जी कौन से टेस्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है और कौन से टेस्ट होने के बाद वो अगले वाला जो टेस्टिंग है वो आएगा। फिर इसके अंदर आता है कि वो जो टेस्ट है वो कौन परफॉर्म करेगा और उस टेस्ट को करने के लिए आपके पास क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा। ये आ जाता है जी प्लान सॉफ्टवेयर टेस्ट के अंदर आ जाती है बात। फिर इसके बाद आ जाती है जी एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होगा। अब आप कंप्लीट लिस्ट बनाओगे कि ये हमारा जो है ये एक्सेप्टेबल है, इससे नीचे आपका एक यानी आप एक बेंचमार्क सेट करोगे इन चीज़ों तक आपका एक्सेप्टेबल है, इससे नीचे आपके पास ये क्वालिटी जो आपने टेस्ट किया ये एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सटर्नली जो बाहर से आपने डेवलप करवाया है सॉफ्टवेयर। इसके अंदर आप कंप्लीट लिस्ट बना लेते हो जिसके अंदर आपने आइटम्स जिसके अंदर इन्वॉल्व परचेज सॉफ्टवेयर कैसे, सॉफ्टवेयर डेवलप जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने किया, कस्टमर और सप्लायर सॉफ्टवेयर के साथ कैसी चीज़ मैनेज हो रही है। और इसके साथ आप क्या करते हो, द एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर एक्सटर्नली डेवलप should be parallel those used for internally developed software test, ठीक है। इसका मतलब ये था कि हम ये बात जो मैंने अभी ऊपर बताई कि पैरेलल जो आप एक्सेप्टेंस टेस्ट एक्सटर्नली जो आपने डेवलप जो सॉफ्टवेयर है वो पैरेलल होना चाहिए इंटरनली जो डेवलप आप सॉफ्टवेयर कर रहे हो, दोनों के लिए सेम अगर बेंचमार्क के ऊपर वो जा रहे हैं तो वो ठीक है, एक्सेप्टेंस है। आप एक कोई ना कोई चीज़ बनाते हो। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आता है क्वालिटी प्लान के अंदर आप ये करते हो, आप स्पेसिफाई करते हो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स को, उनके प्रोसीजर को, जिनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। चेंज कंट्रोल आता है, इसके अंदर आता है इंक्लूडिंग दो चेंज कंट्रोल प्रोसीजर जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होगा, मतलब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप अप्लाई करोगे चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट की। अगर ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसका चेंज कंट्रोल जो है इसका मतलब क्या प्रोसीजर का, कि चेंज किसने की, कौन सी चेंज हुई, कब चेंज हुई, क्यों चेंज हुई, ये एक साइकिल अगर आपको नजर आया। तो अभी मैंने बताया कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, टूल्स आएंगे और प्रोसीजर्स आएंगे। अब ये डायरेक्टली स्पेसिफिक है अगर हम बात करें, जिसके अंदर हमारे पास क्या आती है चेंज कंट्रोल की, अगर हम बात करते हैं चेंज कंट्रोल प्रोसीजर आता है। चेंज किसने किया, हु मेक्स चेंजेस, व्हेन आर चेंजेस मेड, चेंजेस कब बनी, व्हाई आर चेंजेस मेड, और लास्ट में हमारे पास व्हाट चेंजेस आर मेड। या प्रॉपर आप क्वालिटी प्लान के अंदर अपना डिसाइड करते हो, ठीक है। अब हमने एलिमेंट अगर हम एक दफ़ा रिव्यू करें तो हमने जो क्वालिटी के गोल थे उसके कुछ एलिमेंट्स थे वो हमने कर लिए। सबसे पहले हमने प्लान क्वालिटी प्लान्स जो थे जिसके अंदर हमने सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्वालिटी गोल्स, सेकंड रिव्यू एक्टिविटीज़, थर्ड सॉफ्टवेयर टेस्ट, फोर्थ एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर एक्सटर्नली डेवलप्ड टूल्स, फिफ्थ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें आ गई ये सारे के सारे अगर हम कंप्राइज करें तो ये हमारे किसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्लान्स के एलिमेंट हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने जो आज की क्लास है हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसको यहाँ पे ख़त्म करके हमारे पास जो दो चीज़ें रह जाएंगी आगे हमारे पास, एक हम देखेंगे कि हम डेवलप क्वालिटी प्लान फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट और इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए कैसे हम डेवलप करेंगे क्वालिटी प्लान सब चीज़ें। उसके बाद डेवलपमेंट प्लान्स और जो क्वालिटी प्लान्स हैं अलग-अलग से, छोटे प्रोजेक्ट के लिए अलग से देखेंगे और इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से देखेंगे। वैसे वो छोटी छोटी सी चेंजें हैं वो आ जाती हैं, ये अगर हम देखेंगे तो ये वैसे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा रिव्यू करवाना बहुत ज़रूरी है। हम अगली क्लास के अंदर इसको रिव्यू करेंगे और ये जो हमने पढ़ा रिव्यू इस तरह से होगा कि 10 मिनट के अंदर, और हम उसके साथ ये क्वालिटी प्लान्स को देख लेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर हम कैसे डिपेंड करते हैं। बेसिकली वही चीज़ें हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हम और भी थोड़ी सी एग्जाम्पल के साथ हम देख लेंगे। अच्छा, सोर्स ऑफ चेंज की अगर हम बात करें, अगर ये एक चीज़ रह गई थी सोर्स ऑफ चेंज, इसके अंदर सोर्स ऑफ चेंजेस के अंदर क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कब चेंज हुई, बजट कब चेंज हुआ,
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हमने कोई चीज़ अपडेट की, कोई इस तरह का कोई मसला तो नहीं आया कि हमने किसी ने PHP का अगर PHP कह रहा हूँ सॉरी एंगुलर 8 यूज़ करनी थी, हमने किसी ने एंगुलर 10 यूज़ कर दी UI के लिए। शेड्यूलिंग कॉन्स्ट्रेंट तो नहीं, किसी ने टाइमलाइन बढ़ाई तो नहीं है, किसी ने टाइमलाइन कम तो नहीं की। ये जो चेंजेस हैं वो सारी फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या थी और उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया, और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ जो थी हमने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की, वो कौन कौन सी, ये सारी क्या आ गई सोर्स हैं किसके जहाँ जहाँ पे चेंज आ सकते हैं। अब इन चीज़ों को भी आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आप इनको देखते हो। बात क्या थी, चेंज कंट्रोल की यहाँ पे बात थी। यहाँ तक हमने अब अपना कर दिया लेक्चर, यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ से आपको अगर कोई डिस्कशन करनी है, आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई, आप एक दफ़ा दोबारा पूछ लो, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी एंड कर देता हूँ, और उसके साथ रिकॉर्डिंग ये आपको उसके ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाए।